बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज खरी बात करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ, जब वो बोलता है तो बोलता ही रहता है। अपनी आवाज़ जब उसने लगाई, जब उसे खरी बात की तो अदलिया को 100 मोटो नोटिस लेना पड़ा कि आज हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ कराची से, उनका ताल्लुक़ और बड़े अच्छे सियासतदान भी हैं, सेनेटर भी रह चुके निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, मेहरबानी, आज आपने खरी बात में वक्त निकाला। आप काफ़ी अरसे से वकालत, कानूनदान, सियासत और मुख्तलिफ़ कमेटियों के भी, कानून की उसमें भी रहे। फिर अदलिया के साथ आपका झगड़ा, अदलिया के लिए आपने आवाज़ निकाली और उसी अदलिया ने आपको सेनेटरशिप से घर बिठा दिया, आपको नाअहल करार दे दिया गया। क्या ये नाअहल ही कोई अपनी सियासी जमात को बचाने के लिए थी, या आप ही की जमात ने आपको कुर्बानी का बकरा बना दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले भुट्टो साहब, आपका, हमीद भुट्टो के साथ GTV का सबका मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। आपने एक ही वक्त में काफ़ी अच्छी बात और काफ़ी कई सवालात कर दिए। देखिए, मैं बहैसियत सियासी कारकुन और मैं इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं महसूस करता रहा कि पाकिस्तान में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी तरीके से। कुछ मैंने जजेस का रवैया देखा, मैं जजेस का रवैया देखा, उनके ऑब्जर्वेशंस देखे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा। तो मैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड एक डिटेल, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो मुझे ये महसूस हो गया कि ये इस निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। हमने जब क्या अभी से लपेटना चाह रहे हैं या पहले से ऐसा कुछ था? पहले से ही कुछ था। महीने, आप उस निज़ाम के हाँ, सारे वकील भी आप रहे हैं अभी भी? हाँ, कुछ सालों और महीनों से मुझे महसूस हुआ। मैंने और आपने जिस ज़माने में सियासत में कदम रखा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो हम एक नज़रियाती सियासत पे थे और हम एक आइडियोलॉजी के साथ है कि पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट मुल्क बने, हारमोनी हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, लोगों को बोलने की, आवाज़ की इजाज़त हो। तो जब मैंने ये महसूस किया कि हमारी अदलिया जिसको इंसाफ करना है वो सियासत कर रही है और नवाज़ शरीफ को और इस हुकूमत को टॉपल करना चाहती है, उसके पीछे अब अवामिल क्या है? उसके पीछे CPAC भी है, उसके पीछे पाकिस्तान चाइना रिलेशंस भी है। जो लोग उस रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं वो भी हैं। अब मैं बहुत लंबा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और जो लोग तोड़ना चाहते हैं, हमारे कई जजेस वहाँ उस मुल्क जाते रहे, आते रहे। पर सियासतदान भी कभी कभी तोड़ने की बात करते रहे, नजरियाती बात करते हुए अपने नज़रिए से भी निकल गए, पता नहीं किस नज़रिए पे चल पड़ते हैं। उस पर मैं आपको जवाब देता हूँ। तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि अनल हक, सच उस वक्त बोलो जब सब सच की ज़रूरत हो। हिस्ट्री में आके सच ना बोलो, करंट पे सच बोलो। उन लोगों के ख़िलाफ़ बात करो, उन लोगों को आईना दिखाओ जो लोग अपने ओहदे, अपने हलफ के ख़िलाफ़ वर्ती करें। आपको इंसाफ देने के लिए बुलाया गया है, नाइंसाफ़ी करने के लिए नहीं। तो मेरी पार्टी को पता नहीं था, मेरी पार्टी मेरे ख़यालात बहुत सारी जानती थी और वो कहती थी आप खामोश रहा करें। मियां नवाज शरीफ बहुत ही साफ दिल का आदमी, मासूम आदमी, वो समझते थे कि ठीक है इंसाफ होने दो। उन्होंने कहा आप कमेटी भी बनाएं, केस भी चलाएं। उनको पता था कि इफ़ आई एम क्लीन तो फिर कुछ नहीं होगा। मगर मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ, गली मोहल्ले से ले करके हम घूमते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो गया था। और फिर उस क्लास से भी फैमिली और मैं बिलोंग करता हूँ कि ये मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है कि मैं दोनों तबके को देख चुका। मेरा लव है पाकिस्तान के लोग। अगर इसको नुकसान पहुँचेगा तो सबको। चंद ऐसे अशराफिया, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, वो समझते हैं कि जी जस्ट कुछ भी नहीं होगा। वो पिंग पोंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान के निज़ाम के साथ, अवाम के साथ। अदलिया को ये एहसास नहीं है। आप देखें, तमीज़ुद्दीन की बात से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहतरमा, फिर मोहम्मद नवाज शरीफ। देखिए, लीडर किसी कौम में 50 साल में 3, 4, 5 पैदा होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। जजेस तो आप थोक के हिसाब से निकाल लें, जिसको अपॉइंट करें वो जज बन सकता है। ये हक नहीं दे आज सकते। तो ऐसे सियासतदान भी
हाँ, लाइन में लगा के पैदा किए जा रहे हैं। हाँ, पैदा किए जा रहे हैं। ये हक आप नहीं दे सकते किसी फर्द वाहिद को कि उसका वो काम नहीं वो काम करे। तो मुझे अफसोस है पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरशिप के खो जाने का, मुझे अफसोस है शौहरवर्दी साहब के भी जाने का, मुझे अफसोस है खान लियाकत अली खान का भी, मुझे हर उस अदवार और हर उस आदमी का जिसने मुझे फ़िरोज़ खान नून एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने ग्वादर लेके दिया था हमें। तो मैंने महसूस किया आज नवाज शरीफ जो कि ग्रीन बेल्ट बना रहा है, मोटरवे बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, नौजवानों को लैपटॉप दे रहा है, एक इकॉनमी बेहतर हो रही है, गरीब आदमी को पीली टैक्सी दे रहा है, उसको भेज रहे हैं ये लोग और नहीं मालूम ये अब क्या करना चाहते हैं। तो मैंने ठीक वक्त पे आवाज़ निकाली थी। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही आवाज़ लगाना या उसके लिए चापलूसी करना क्यों, बाकी सियासतदानों के लिए कभी पहले आवाज़ आपने क्यों नहीं मारी? मैंने हमेशा हर के लिए आवाज़ निकाली, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ सामने एक सिंबल थे, निज़ाम को मैं बचाना चाह रहा था, उस हुकूमती और वो पार्लिमानी निज़ाम को बचाना चाह रहा था जो पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके आ गया था। आप देखें ना, जब भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को ट्रैक पे लाया तो उनको एलिमिनेट कर दिया गया। उस वक्त भी काश लोग खड़े होकर निहाल हाशमी की तरह बोलते कि ये ज्यादती कर रहे हैं, आप नहीं बोला। मैंने अपने बारे में देखिए, ये सेनेट, MNA, MPA, चेयरमैनी, मिनिस्ट्री आती और जाती रही, आपका ज़मीर ज़िंदा रहना चाहिए। आप अपने आप से शक्ल देखने के काबिल हो आईना में कि आप ठीक कर रहे हैं। आपने बात की ज़मीर ज़िंदा रहना चाहिए, आपको अदलिया ने 100 मोह नोटिस लेके अदलिया ने आपको सज़ा दी, वो सज़ा भी 2023 में ख़त्म हो गई, 5 साल की सज़ा होती है एक्ट के तहत। फिर आपको दोबारा सेनेटरशिप या कोई MNA, MPA या कोई एडवाइज़र क्यों नहीं किया गया? क्या आपकी जो क़यादत है वहाँ पे भी जो डिप्लोमेसी है, क्या वहाँ पे ज़मीर मुर्दा हो चुका है? क्या आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि वो क़यादत का ज़मीर कहाँ गया? आपको ओहदा फिर क्यों नहीं मिला? हमीद भाई, जिन्होंने मुझे सज़ा दी और जिन्होंने उस सज़ा को ढोल बना के मुझे समझा, कुछ लोगों ने कहा हमने इसको दफन कर दिया है। क्या अपने भी नहीं थे उसे दफन करने में? हाँ, मेरी वकालत के भी लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, हर कुछ किया, मगर तारीख़ में आज वो सारे किरदार दफन हो चुके हैं। निहाल हाशमी आज ज़िंदा है, तभी आपके सामने बैठा है। सियासी तौर पे और तारीख़ में मैं ज़िंदा हूँ, वो मुर्दा क्या है। वो नाम ले सकते हैं जो आपको तारीख में दफन करना चाह रहे थे, जो आपका जो सियासी ताबूत है उसको देखिए, कील लगा के ठोक के आप- ख़त्म करना चाहते थे, तो नाम नहीं लेंगे? आप साकिब निसार से शुरू हो जाएं, खोसा साहब थे, सज्जाद अली शाह साहब थे, एजाजुल एहसन थे, बड़े सारे इस तरह के लोग थे। उसमें कोई सियासी लोग नहीं है, सिर्फ आप जजों की नाम ले रहे हैं, आपके अपने पार्टी के लोग, नहीं, मेरे आपके पार्टी अंदर में- कोई दोस्त, आपके नहीं, कोई पार्टी जो में दुश्मन बन देखिए, गए हर हो? पार्टी में ये चीज़ होता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तब भी मुझे बहुत हौसला दिया और आज भी उनका एतमाद और हौसला मेरे साथ है। अब आपने कहा आपको ओहदा नहीं दिया, ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, एतमाद सबसे अहम चीज़ है, ट्रस्ट, वो मेरा और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कायम और दायम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो आप मुक्का हिला के दिखा रहे हैं कि आपका उसके साथ एक ट्रस्ट है, तो शहबाज शरीफ उस ट्रस्ट के बुनियाद पे अपने भाई के साथ जिस तरह खेल खेल चुका है, उसी खेल की सज़ा तो नहीं है कहीं? ना उन्होंने अपने भाई के साथ खेल खेला है, वो खेल खेलते हैं मोहब्बत का, उल्फत का, वफा का। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक चने के दो दाल का हिस्सा बनता ना, वो है। दे आर नॉट डिफरेंस, एक हैं। शहबाज नवाज इज़ वन। मगर आप जिस्म, जैसे जो वो नवाज शरीफ एक के है। वफादार साथी थे, वो कौन से ओहदों पे हैं? नहीं है, कौन क्यों से? नहीं है, बहुत सारे हैं। देखिए, मैं इलेक्शन उन्होंने भी लड़ा, वो भी तकरीबन पॉलिसी चेंज कर लिए, बयान चेंज कर लिए, और दुगला चेहरा, अगर वो नवाज शरीफ के पास जाते हैं तो एक चेहरा लेके जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ के पास जाते हैं तो दूसरा चेहरा लेके जाते हैं, तो डबल चेहरे वाले तो आ चुके हैं। आप जैसा एक ही चेहरा लेके जाके मुझे तो कौन से नाम बताएंगे ये आप? फ़ख्र है कि मैं इसी चेहरे के साथ जब उनके पास जाता हूँ तो बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से मिलते हैं, वो बहुत शफ़क़त से, खा वो मियाँ नवाज शरीफ हो, खा वो शहबाज शरीफ साहब हो, खा वो मरियम नवाज़ हो, खा वो हमदा शहबाज हो, मेरी पार्टी का, मैं कम से कम हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पास ये ऑनर है कि इसी चेहरे के साथ दोनों को मैं एक, अच्छा, उन दोनों के चेहरों को मैं एक चेहरा देखता हूँ, मुझे कभी भी उन दोनों में दो चेहरे नजर नहीं तो आए। आपकी मर्जी, भले कह सकते हैं सेनेट की टिकट पैसों पे बिकती है या वफादारी के नाम पे बिकती है। आजकल जो सेनेट की टिकटें लोगों को दी गई, क्या वफादारी पे मिली या पैसों पे, बोली पे बिकी? क्या सूरत हाल चल रही हमीद है? भाई, आपने बड़े अच्छी बात की है, इसमें आपको मैं खुल के राज की एक बात बता दूं। जब मैं आपने भी माजी में पैसे भरे, वफादारी के नाम पे आपको भी मिल गया? मैंने आपको राज की बात बताऊं, जिस वक्त हम सेनेट के मेंबर बने तो उस वक्त
परवेज़ रशीद साहब बने, मुशाहिदुल्लाह खान साहब बने, एक डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब बने, मैं बना, सलीम ज़िया साहब बने और एक ज़फ़र ढाडला साहब बने। काफ़ी अच्छे लोग थे। किसी ने एक टेढ़ी पाई होता है ना, टेढ़ी पाई, वो नहीं किया होगा, बल्कि उनको पार्टी क़यादत ने बुलाया, खाना भी खिलाया होगा और कहा होगा कि यार अगर तुझे खर्चा चाहिए मतलब आप लोगों के बाद ये सारी दुकान जो फैक्ट्री में पैसे माल कमाने की, सबकी जगह कौन सी पार्टी जहाँ पे माल कमाने का धंधा ना चल रहे हो? PMLN में मेरे इल्म के मुताबिक और बहुत सारे लोग हैं जो पैसे दे चुके हैं, बहुत से नाम ले सकता हूँ, मैं भी ले सकता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। आपकी जमात के अंदर जो लोग सच बोलते हैं अपनी जमात के लिए, उनको दीवार से लगाया जाता है, तो उसकी क्या वजह है? सच अपनी जमात के लिए क्यों नहीं बोलते? आपने अदलिया के लिए भी सच बोला, अपनी जमात के लिए कब आपने सच बोला? कि सच बोलने वालों को दीवार से लगाया जाता है। हमारे पार्टी में सच बहुत लोग बोलते हैं। अभी ख्वाजा साहब अगर सच बोल रहे तो कल प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, कोई दीवार से नहीं लगाया गया। मुशाहिदुल्लाह सच बोलते थे, कोई दीवार से नहीं लगाया गया। ममनून साहब सच बोलते थे, कोई नहीं लगाया गया। मैं सच बोलता हूँ, नहीं लगाया गया। सच बोलना चाहिए। क्या आप सच बोलेंगे जो इस मुल्क में महंगाई, मसाइल, इन शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान जो महंगाई उरूज पे आई है पाकिस्तान की तारीख में, इसका कोई मिसाल नहीं मिलता, क्या उस पर आप सच बोलेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की सारी कारसतानी है कि मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान आया है, लोग गुर्बत की चक्की में मज़ीद पिसते जा रहे हैं, उसका ज़िम्मेवार सिर्फ शहबाज शरीफ ही है? या हमेशा की तरह सियासतदान माजी की हुकूमतों को इल्ज़ाम ठहरा के अपनी जान छुड़ाते हैं? तो आप ये क्या सच पूरा सच बोलूँगा। बोले, बिल्कुल बोले। ये जो हमें मिली महंगाई, जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे तो उनके वक्त में पेट्रोल 100 पे चला गया था, वो उसको नीचे लेके आए, 48 पे ले आए। डॉलर बहुत ऊपर चला गया था, नीचे लेके आ गए। मगर ये जो 3 साल की हुकूमत थी 2018 से 22 के दौरान, उसमें जिस तरह से आपका इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया गया और फिर डॉलर नीचे आए। अब ये ग्लास अगर एक ज़माने में 50 का था तो आज डिवल्यूशन ऑफ मनी के वजह से वो 150 का हो गया। तो इसके वजह से महंगाई बढ़ी है। ये मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ी, मगर ये क्रेडिट भी आप दें शहबाज साहब को कि शहबाज साहब जिस ज़माने में लोग कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट हो गया और लोग ख़त लिख रहे थे IMF को कि इसको डिफ़ॉल्ट कर दो, इस मुल्क को, उस डिफ़ॉल्ट से हमेशा IMF के नाम पे बहुत सारी कहानियाँ बना के घर के बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कंप्लीट नहीं किया मैंने, बिल्कुल सुना। उस डिफ़ॉल्ट को वापस लेके आए। आज दुनिया में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो इकोनॉमिक लीडरशिप है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेंगे, पाकिस्तान एक बहुत वाइब्रेंट मुल्क है, या मोदी ये कहता है, या जो ब्लूमबर्ग है वो ये कहते हैं, या वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कर रहा है, पाकिस्तान को छूट भी दे दी 19% हमने 5.8 पे अपने GDP को छोड़ा था और जब हमें मिला तो वो 2 पॉइंट से भी नीचे आ गया था। आज दोबारा से हम सर्वाइव करें। देखिए जी, सरमायाकारी के बगैर दुनिया में कोई मुल्क नहीं चलता, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, कोई भी आप नाम ले लें। पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए रुक गया था कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चुका था। अब पाकिस्तान इस लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर गया। अब आपके मुल्क में सरमायाकारी जब आएगा, अब CPEC 2 होने जा रहा है, जब CPEC 2 हो जाएगा तो आपके यहाँ नई इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी, नई इंडस्ट्री आएगा, तो उस फिर आपकी जब डॉलर के मुकाबले में आपकी करेंसी ऊपर जाएगी तो महंगाई का खात्मा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमायत होती थी, न पंजाब में बरतरी, सिंध में तो लूली लंगड़ी जमायत, बाकी सूबों में जो कहानी है, कहीं टांगा पार्टी, कहीं क्या, ये पंजाब के समेत पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम नून छोटी जमायत आस्ता आस्ता सुकड़ती क्यों जा रही है? ये मौसम की तरह सियासी मौसम भी होता है। जब हमने एक अपना लेवल बनाया, बैरोमीटर, कि आप किस इलेक्शन में आपको कितना वोट मिला है। वोट से और हुकूमत से तय नहीं होता है किसी जमात की मकबूलियत। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के हर घर में मुस्लिम लीग है, इसलिए मैं कहूँगा कि जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था तो थरपारकर से लेकर पेशावर तक हर घर में जिना साहब के साथ और मुस्लिम लीग के साथ लोग खड़े थे और अपने आज़ादी के साथ खड़े थे। उसमें कहीं कमी बेशी होती रहती है, ठीक है। पीपल्स पार्टी 70s में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। पंजाब में सबसे ज़्यादा उसका असर खूब था, KP में भी थी, सिंध में भी थी। आज पीपल्स पार्टी का पंजाब में वो असर नहीं है, KP में वो असर नहीं है, बलूचिस्तान में वो असर नहीं। गो के हुकूमत है उसकी, सिंध में है असर, सिंध में इन्होंने मैनेज किया। इसी तरह से नून लीग के साथ जितना जबर, वो आप देखें नवाज शरीफ साहब को इस सदी में वोट डालने एक बार डाला है। 25 साल में मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़े हैं, एक बार, और वो कब लड़े हैं? 2018 में, 2013 में लड़ा। उससे पहले 2002 में नहीं लड़ सके, 2008 में नहीं लड़ा,
नहीं लड़ सके, मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। तो फिर जब आप पॉपुलैरिटी को इस तरह से मसनूई तौर पे दबाना चाहते हैं तो उसकी पार्टी की फॉलोइंग भी कमज़ोर होती है इलेक्शन के वजह से। मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों सूबों में हमारी नुमाइंदगी है, खा वो सेनेट के अंदर हो, खा वो बलूचिस्तान हो, खा वो केपी हो, खा वो सिंध हो, खा वो बलूचिस्तान हो, नुमाइंदगी है। वोट के पैमाने पे अगर आप कहेंगे तो वो तो हर 5 साल बाद बदलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी एक ज़माने में ऐसा था कि उस पार्टी के पास भी 11 और 13 सीटें थी, हमारे पास भी 2002 में 18 सीटें थीं, मगर फिर एकदम 170 सीट हुई। अवाम आपकी कारकर्दगी, आपके मंसूर, आपके मंसूबे, आपकी कारकर्दगी देख के आपको वोट देते हैं। आवाम आपकी कारकर्दगी देखकर वोट देती है। इस पर बहुत सारी खरी बातें करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी। खरी बात में हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी मौजूद है। ब्रेक से पहले बड़ी संजीदगी के साथ उनका अदलिया के हवाले से और सेनेटरशिप जाने से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुल्क के अंदर सियासत के हवाले से बात हो रही थी। निहाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। अगर बात करूँ सिंध में, जिससे आपका भी ताल्लुक़, सिंध में मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक समझौते के तहत खामोश प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैनर, वो भी कभी कभी कोई सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़, ना तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना तो आपका कोई आवाज़। और ऐसे ही पंजाब में पीस पार्टी भी खामोश तमाशाई। ये कब से एग्रीमेंट, मुआहदा या शादी या निकाह या मुद्दा या मंगनी कब से हो चुकी है, जिससे आप जैसे लीडर्स की भी आवाज़ें बंद करके उनकी ज़बानों पे टैप लगाई गई है? सर, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बात कहते हैं, इक़्तिदार की सियासत नहीं करते हम, इक़्तिदार की सियासत करते हैं। और वो एक बात कहते हैं कि मेरा बिलीव है जहाँ जिसको नुमाइंदगी दी है वहाँ के लोगों ने, उसको वो ज़िम्मेदारी भी मिलनी चाहिए, और जब जिम्मेदारी मिले तो उसको उसका डिलीवर भी करना चाहिए, बेजा उस पर तनकीद नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा 2013 में जब सिंगल पार्टी थी, सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी पीटीआई, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा गो के हमारे पास भी वोट थे, हम पीपल्स पार्टी और जेयूआई को मिला के केपी में हुकूमत बना सकते थे, मगर हमने कहा जिसके पास ज़्यादा अददी नंबर है उसको देना चाहिए। आपने जैसे अभी देखा होगा बिलावल साहब ने 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को दावत दी कि इफ़ यू क्लेम्स टू बी द लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी, देन यू कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, बट दे रिफ्यूज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जिसके पास सिंगल लार्जेस्ट है, दे हैव द फर्स्ट राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम इसीलिए बनाते हैं, इक़्तिदार में आना चाहते हैं कि हम अपने मंसूर और मंसूबे के तहत लोगों को डिलीवर कर सकें। अब अगर पीपल्स पार्टी सिंध में, सिंध के लोगों ने उसे मुंतखब किया है, तो हमें हक नहीं बनता कि हम सिंध के लोगों की तौहीन करें। नहीं, सिंध की तौहीन की भी बात नहीं कर रहा, बात करो कि सिंध में भूख है, बदहाली है, रोड रास्ते कुछ भी नहीं। आपके अपने प्रोस्पेक्टिव ये हो सकता है, ठीक हो, मगर मेरा एज ए डेमोक्रेटिक प्रोस्पेक्टिव ये है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया, लेट देम डिसाइड देयर फेट। हम ऐसे बेजा उनको तनकीद ना करें। हाँ, हम करते हैं तनकीद जहाँ पे हम समझते हैं कि हम, और कई जगह पे आप जियो और जीने दो होता है, आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं। उसमें जियो और जीने दे में लोग मर जाए, लोगों को कुछ ना मिले, उस पर भी जियो और जीने दिया जाए। मैं आपसे ये बात, हम ऑफिशियल इस पे बात करते हैं, हम निजी तौर पे बात करते हैं, हम हर मकाम पे ये बात करते हैं, और सबसे बढ़ करके कि जो एक अच्छा खासा एक फैब्रिक बना हुआ है पॉलिटिकल, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। माजी में हमने देखा है, 90 के दहाई में हमने देखा है कि हमने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर तनकीद की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। आप ज़रूर नीचा दिखाएं अपने काम से। आज मरियम नवाज़ अगर पंजाब में काम कर रही है तो वो एक एग्जाम्पलरी बन रही है दूसरे सूबों के लिए। तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक, जैसे बेनज़ीर ने कहा था कि नहीं, या जरदारी साहब ने, कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, तो डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा आईना है। दूसरे सूबों को आप दिखा सकते हैं कि ये होता है, काम करने की ज़रूरत है, और इसमें आप अगर हमसे कोई मदद चाहिए, कोई ताउन चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट, तरक्याती काम सबसे बड़ा इंतकाम होता है, जैसे आपने भी कहा कि वफाक और पंजाब सरकार
और नून लीग की सरकार सारा माल पैसा पाकिस्तान का वहाँ बाकी सूबों से तरक्याती इंतकाम तो नहीं है कि बाकी सूबे उनको वोट नहीं देते, क्या उनको फिर तरक्याती इंतकाम लेके उनको वहीं की वहीं फेंका जाए। आपने बहुत अच्छा बाउंस किया है मेरे ऊपर, ये बॉल बहुत मेरे चेहरे पे आ रही, मगर इस बॉल को मैं बहुत तरीके से इसको खेलूँगा। 18वीं तरमीम के बाद जो डिवॉल्व हुआ है पावर, वो प्रोविंस के पास आ गया। हर प्रोविंस को इक्वल राइट मिला है, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको याद होगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में NFC अवार्ड हुआ 1991 का अकॉर्ड। NFC अवार्ड के तहत हर सूबे को उसकी हक हिस्से का हक मिलता है। ये नहीं है कि वफाक जिसको चाहे उसको उतना दे, ना 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 ना, बल्कि मैंने ये देखा है कि कई जगह पे पंजाब की आबादी ज़्यादा है, वो अपने हक से कई वक्त पे पीछे आती है। बलूचिस्तान को कुछ हिस्सा देते, सिंध भी कई जगहों पे पीछे, इवन इसी तरह वाटर का भी जब इशू है। तो ये हर सूबे को 18वीं तरमीम के बाद और LFC अवार्ड को अगर आप मिला के पढ़ें तो वो फाइनेंशियल आज़ाद है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज जितना ज़्यादा पावरफुल खुद मुख्तार पाकिस्तान में CM है, एक CM की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे CM है, उतना प्राइम मिनिस्टर नहीं है। फाइनेंशियल इख्तियारात और दीगर तमाम तरक्याती कामों का जो इख्तियारात CM के पास है, वो शायद PM के पास नहीं। उस सारी सूरत हाल में बलूचिस्तान का CM हो, KPK का हो, सिंधु का हो, वो तो चीखे मारते हैं और आवाज़ें बुलंद करते रहते हैं कि जी मोटरवे से लेके जो भी बड़े मंसूबे हैं वो काम वफाक का है। वफाक की तो नज़र करम बाकी सूबों पे तो पड़ती नहीं है, ख़ास करके सिंध की मोटरवे की बात करें तो कब वफाक की नज़र करम पड़ेगी जिस रोड पे आपका भी जाना लाहौर की तरफ होता है। हमीद भाई, KP तो चीख अगर मार रहा है तो वो इसलिए मार रहा है कि उसके सूबे में वफाक काम क्यों कर रहा है। हज़ारा मोटरवे ले लें या पेशावर मोटरवे ले लें, वहाँ पे सारे मोटरवेज हर जगह बन गए हैं। सिंध में भी मोटरवे, मैं इत्तफाक है, मैं उसका शाहिद हूँ। जो 4 लोग वहाँ पे मौजूद थे, एक कायम अली शाह साहब थे, मियां नवाज शरीफ थे और चाइना स्टेट कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट भी आया हुआ था। तो मैंने भी वहाँ तकरीर की थी सक्खर में, जो सक्खर मुल्तान मोटरवे बना है। अब उसके बाद आइए, दूसरा मोटरवे जो था वो कराची हैदराबाद था, कराची हैदराबाद मोटरवे। अच्छा, इसमें मैं मियाँ साहब से अक्सर मेरी बात होती थी, वो कहते कोई काम है तुम्हारा, मैं कहता हूँ ये काम है, ज़ाती काम कोई नहीं होता था। तो कराची हैदराबाद मोटरवे जब बनने लगा और ज़मीन एक्वायर करने लगे तो सारे जो वहाँ पेट्रोल पंप वाले साथ के ज़मीन वाले थे 200 केसेस जाके अदालत में कर दिया। तो फिर जब मजबूरी हुई तो उन्होंने कहा जी इसी सुपर हाईवे को रीमॉडिफाई कर दें, और शायद उस तरह का नहीं हो सका, इसलिए आज मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि कराची हैदराबाद भी दोबारा बनेगा। अब रहा हैदराबाद और सक्खर। हैदराबाद और सक्खर का नक्शा, प्लान, प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन आज से 7-8 साल पहले हो चुका है। फंड रिलीज हो गई ज़मीन खरीदने के लिए। बदकिस्मती से यहाँ ऐसी ब्यूरोक्रेसी थी और ऐसे मामला थे कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट में जो ज़मीन लेने के लिए फ़ंड दिया गया था वो सरकारी अफसरान खा गए, अरबों के हिसाब से खा गए और मुल्क से भाग गए और पकड़ा गया और नैब में भी गया और आप लोगों ने भी गिरफ्तार हुए। ठीक, तो वो रुक जाता है। अभी फिर अभी मैं शुक्रगुजार हूँ नैब CM सिंध का, उन्होंने कहा जी कि जो लैंड एक्विजिशन के लिए जो रकम था हम आपको लोन दे रहे हैं 6 अरब या कुछ इतना रुपए है, तो उसका भी टेंडर हो चुका है, उसकी भी सारी चीज़ एलोकेट हो गई है। हम जो लोग हैं जिनके पड़ोस से, पास से, दुकान से, होटल के पास से ये रोड गुजर रहा है, उनको चाहिए वो बार बार हाई कोर्ट जा करके स्टे लेके ना आ जाए। जब आप स्टे लेते हैं तो उससे प्रोजेक्ट तरक्याती बहुत स्लो पड़ जाता है। मुस्लिम लीग नून खुद को जमहूरी पार्टी नवाज शरीफ के जेल और बाकी तकलीफ़ों के बाद कहलाती है, और मुस्लिम नून के अंदर आप समेत बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, मगर वहाँ पे विरासत की सियासत बाकी जमातों में भी है। ये विरासत की सियासत में आप समेत जितने भी कारकुन लीडर मौजूद हैं वो ईंधन कब तक बनेंगे? विरासत की सियासत पार्टली है, पार्टली नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर वारिस काबिल हो, बाकी आप लोग काबिल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे में से लोग बने हैं ना मुस्लिम लीग में। मखदूम जावेद हाशमी साहब पार्टी के सदर रहे, राजा दफरुल्लाह साहब पार्टी के चेयरमैन रहे। थोड़ा अर्सा मजबूरी के दौरान, मजबूरी नहीं सर, खुशी के। उसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी रहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इसी तरह से दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी रहे, जब साहब वो जेल में या सजा दोस्त मोहम्मद खोसा भी वज़ीर आला रहे, ठीक है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, वो वज़ीर आला रहे वो।
तो हमारी ये एक रिवायत है कि हमने, और इस तरह पीपल्स पार्टी में भी है, यूसुफ जरा गिलानी भी रहे, राजा परवेज अशरफ भी रहे, मगर अगर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में वो सलाहियत है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ये कोई गुनाह तो नहीं है। और आप देखिए पूरी दुनिया में जिन लीडरों के बासलाहियत औलाद सियासत में आते हैं, क्या पाकिस्तान के में अंदर नई क़यादत कोई ऐसी नहीं है कि इन्हीं वारसों के ऊपर सियासत चलती है? आएगी आने वाले वक्तों में। अगर ये वारिस फेल हो जाएंगे, देखिए जो कुर्बानियाँ मरियम ने दी हैं, वो जेल में भी रही हैं, तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है, हाउस अरेस्ट भी बर्दाश्त किया है, अपने प्यारों को बिछड़ना भी बर्दाश्त किया है, वारिस होने के बावजूद थी। अगर वो चाहती, उनके दोनों भाई नहीं है, उनकी दूसरी बहन नहीं, मगर वो सारी तकलीफ सोहबतें मरियम ने बर्दाश्त की, जेल गई, कारकुन के साथ खड़ी रही। मैं उनके साथ गिलगित में भी रहा हूँ, स्कर्दू में भी रहा हूँ, कश्मीर में भी रहा हूँ, पूरे कोयटा में भी रहा हूँ। तो वो कैंपेन चलाती हैं, लोगों में जाती हैं। और मैं आपको एक बात ईमानदारी बताऊं, जब लॉन्ग हम चलते हैं ना किसी रैली में, 16-16, 20-20 घंटे हमें खाने को नहीं मिलता है, जाग रहे हैं, पूरी रात चल रहे हैं, और जहाँ पे हम पहुँचते हैं वहाँ पे सोने का बंदोबस्त नहीं है। तो एक कारकुन बेचारा अगर जो उस शहर में होता है क्या इंतज़ाम कर सकता है? पीछे लोग हज़ारों के हिसाब से होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो कुर्बानियाँ आज बिलावल ने दी है, अपने नाना को खोया, मामू को खोया, वालदा को खोया, उसके बावजूद बहुत सारे जबर से गुजरा है, तो क्या उसे हक नहीं है कि वो सियासत करे? और अगर उसकी पार्टी उसको मुंतफिक, क्या सबको हक उस वक्त है जब पैसा ज़्यादा हो, माल पे धमाल हो, ज़्यादा वारसों को माल है, वही सियासत कर रहे हैं? अगर आपने कहा पीस पार्टी की बिलावल की बात हो, भुट्टो का पोता जुल्फ़िकार जूनियर, माल कम है, सियासत कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है। विरासत की सियासत सिर्फ पैसा चाहिए, जहाँ जुल्फ़िकार जूनियर के पास पैसा नहीं है तो वो भी विरासत की सियासत नहीं कर पा रहा। सियासत माल कमाने का दुकान तो नहीं बन गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कमाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कमाते, मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंतहाई ईमानदार आदमी है, एक टेढ़ी पैसा भी उन्होंने कभी सियासत से नहीं कमाया और ना कमाएंगे। वो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं सियासत इबादत है। अगर आपकी पार्टी, आपके पार्टी के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो आपको अपनी पार्टी का लीडर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं उसको? इसी तरह से आपके हलके के लोग अगर आपको वोट डालना चाहते हैं तो हम तो नहीं रोक सकते, हम खड़े होते हैं। आप कह रहे हैं सियासत इबादत है, जो आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासत माल कमाना है, पैसे कमाना है, और माल रुश्वत के भी रेट फिक्स है। पहले भत्ते की पर्ची, अब सिस्टम की पर्ची। पंजाब हो, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, सब जगह करप्शन 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 तो हमारी नसों में खून की तरह दौड़ रही है। फिर भी आप कह रहे सियासत इबादत है। वाकई सियासत अब भी इबादत है करप्शन में, और सारा बंदा डूबा हो, पूरी सियासत डूबी हो, फिर भी इबादत है। मैं समझता हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मैं फॉलोअर हूँ, इबादत है, मगर एक जगह सियासत तिजारत भी है। बाज़ लोगों के लिए तिजारत है और बाज़ लोगों के लिए सियासत दहशत गर्दी है। वो दहशत फैलाते हैं, अपने प्राडों पे बैठ के गनमैन से लेके अपने गार्ड्स लेके चलते हैं। वो सियासतदान नहीं है, उनको मैं सियासतदान नहीं मानता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि आप माशरे पे, गरीब तबके पे अपना दहशत कायम करते हैं, अपनी हाकमियत कायम करना चाहते हैं, किरदार से करें, बंदूक से, गनमैन से, गार्ड से ना करें। और अगर आप कहते हैं कि मेरी दुश्मनदारी है, तो भाई ऐसा काम क्यों करते कि तुम्हारी दुश्मनदारी हो? और जो लोग तिजारत करते हैं वो ये समझते हैं कि पैसे कमा के इज्जत कमा सकते हैं, वो गलती पे है। इज्जत पैसे से नहीं होती। आप 10, 20, 50 गाड़ी पे जाएं, पीछे लोग खड़े होकर, पता है रोड पे क्या कहते हैं? वो चोर जा रहा है, लुटेरा जा रहा है, और लोग आपको बद्दुआएं देते हैं, बिल्कुल बद्दुआएं देते हैं। लोग आपको और आपके ख़ानदान के लिए बुरे अल्फाज कहते हैं, मगर कोई अच्छा आदमी जब जाता है, जो लोगों की खिदमत कर चुका है, तो लोग उससे आगे बढ़ के हाथ मिलाते हैं, उससे गले मिलते हैं, उससे सेल्फियाँ लेते हैं। तो ये फैसला तो उन सियासी कारकुनों करना है। सारे लोग सियासतदान नहीं होते हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये शॉर्टकट। हमारे भी पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं यार मैं अच्छा अब माल कब मिलेगा? मैंने कहा माल मिलता नहीं है, माल लगाना पड़ता है, माल लगाना पड़ता है। घर फूक तमाशा दे। सियासत तिजारत है, सियासत दहशतगर्दी भी होती जा रही है। इस पर बहुत सारी खरी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में आज हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी मौजूद है, जिनके साथ बहुत सारी खरी बातें हो रही है। ब्रेक से पहले हमने बात की कि सियासत, तिजारत
दिखावा, दहशतगर्दी सिस्टम बनती जा रही है। निहाल हाशमी साहब, आप सियासत में लंबे अरसे से, जवानी से चले आ रहे और खुल के बोलते हैं। आप सियासत में तिजारत करने आए थे, दहशतगर्दी करने आए थे, नाम पैदा करने आए थे, या आजकल की तरह बहुत सारे सियासतदान सस्ती शोहरत, दिखावा, सोशल मीडिया पे टिकटॉकर सियासतदान बन गए हैं। आप सियासत में आए क्यों थे? मैं अल्लाह को भी जवाब देना था, जो मेरे ऊपर फ़र्ज़ एज ए शहरी उसका भी हक़ अदा करना था, इबादत भी करना था। और इस जब आप नेकी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आपको हर चीज़ मिल जाती है, इज़्ज़त भी मिल जाती है, पॉपुलरिटी भी मिल जाती है, हर चीज़ मिलती है। मैं समझता था कि पाकिस्तान जिस पार्टी ने बनाया है और उस पार्टी में आप किसी भी मसलक ज़बान से ताल्लुक़ हो, सूबे से, आप उसमें जा सकते हैं। हर सोच के लोग, मसलन जब लोगों ने महसूस किया कि जी हमारे, कोई कहता था कि जनाब हमारे पंजाबी पठानों का इस्तेहसाल हो रहा है, तो उन्होंने एक पार्टी बना ली पंजाबी पठान इत्तेहाद। उन्होंने कहा महाजिरों का इस्तेहसाल हो रहा है, उन्होंने KMQM बना ली। उन्होंने कहा सिंधियों का इस्तेहसाल हो रहा है, उन्होंने JSIND बना ली। उन्होंने कहा जी कि KP में उनके इस्तेहसाल हो रहा है, पख्तूनख्वा बना लिया। हम ये समझते थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस्तेहसाल हर किसी का होता है जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है, खा वो KP में हो या सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो। और हम एक ऐसे पार्टी में और ऐसे जमात में शामिल हो जो चारों सूबों की बात करती हो, जो चारों ज़बानों की बात करती हो, जो हर मसलक, हर रंग और नस्ल की बात करती हो। वो मुझे मुस्लिम लीग लगा। और मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब की चेहरे से, गुफ्तगू से, उनके किरदार से मुझे लगा कि ही कैन डिलीवर फॉर पाकिस्तान। अगर ये लाहौर को बेहतर करते हैं, मैंने इनसे कहा कि मियाँ साहब हमें भी मेट्रो बस दें। उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया उन्होंने। हमने कहा सर मेट्रो बस के लिए साथ साथ हमें K4 का भी मंसूबा चाहिए। बहुत सारी चीज़ हमने बात की। उन्होंने कहा ठीक है आप लें। जो आदमी मैं थर्ड पारकार जाता रहा, उन्होंने कहा जी यहाँ पर कोयला है निहाल, यहाँ से हम एनर्जी निकालेंगे। उनको जब हमने कहा कि कराची में अमन चाहिए, सारी पार्टी को बुलाया गया, अमन के लिए बात की। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी क़यादत के साथ मैं गया जो सबके साथ सोचते हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी उतने ही दर्द रखते हैं जितना गिलगित के लिए, जितना KP के लिए, जितने सिंध के लिए। तो फिर सियासत किया जाता है खिदमत के लिए, अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने माशरे को बेहतर करने के लिए। खिदमत में माल भी कमाया जाता है। आपने कभी माल कमाया? कितना माल कमाया? मेरा शायद गवर्नमेंट पे पैसा निकलता और मैं एक बार एडवाइज़र था 98-99 में, तो एक पाई हमने तनख्वाह नहीं ली। देखिए आपको ज़रूरत कब पड़ती है। मैं अंगूठी नहीं पहनता हूँ, वो घड़ी नहीं पहनता हूँ, परफ्यूम नहीं लगाता हूँ, कपड़ा साफ़ सुथरा पहनता हूँ, मैं कोई मेरा महफिल नहीं जमाता हूँ, मैं सादा पानी पीता हूँ, सादा पानी पीता, दोस्तों के साथ रहता हूँ, जो मिल गया खा लेता हूँ। बहुत अच्छी सेहत है। बच्चे मेरी बीवी डॉक्टर है, मेरा बच्चा बैरिस्टर है, बैरिस्टर नशीद। मेरे बच्चे जो हैं वो आज भी मेरे जूते पॉलिश करते हैं, खड़े रहते हैं। आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए? और आपकी बीवी बच्चे फरमाबरदार हों, खुश शक्ल। एक ही बीवी है या बाकी सियासतदानों की तरह बहुत सारी बीवियाँ? डॉक्टर साहब अकेली है। अकेली और नहीं है? इश्क की है? इश्क की है? इश्क हर कोई करता है, हर रोज़ कितने इश्क मारे? मुख्तलिफ इश्क होते हैं, अल्लाह से इश्क, रसूल से, दीन से। ये तो फिर सियासी बयान हो गया फिर यार भाई, ये सियासी बयान हो गया। फिर सुनिए, मैं अपनी बीवी के साथ जब गाड़ी में जाता, कोई बहुत खूबसूरत, बीवी ने कहा इसे देखे, मैंने कहा ये गया, ये देखा और ये ख़त्म। देखने के हद तक हमारी इश्क होती है, उससे ज़्यादा नहीं। सियासत में क्या सोच के आए थे कि आप मुल्क के वज़ीर बनेंगे, सदर बनेंगे, क्या बनेंगे और क्यों? सियासत में आपकी सोच के क्या थी? क्या बनूंगा? स्कूल में था तो अयूब खान प्रेसिडेंट थे स्कूल में, प्राइमरी में। तो मैं कहता था मैं कायद आज़म के बाद और अयूब खान से बड़ा पाकिस्तान का सदर बने। ये तो मुझे पता था कि मैंने सियासत करना है, मेरी और कोई हॉबी नहीं थी। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ सादा लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारी। आज मैं हर उस सरमायादार को बताना चाहता हूँ, जिना साहब के साथ जिन लोगों ने, या सरदार अब्दुल रब नश्तर के साथ, या लियाकत के साथ जिन लोगों ने, शौरवर्दी के साथ सियासत की, या सिंध में अब्दुल मजीद सिंधी साहब के साथ किया, GM सैयद के साथ, इन लोगों ने माल नहीं कमाया। आज वो जिंदा है। जिन्होंने माल कमाया बहुत अमीर लोग थे, आज उनको कोई नहीं जानता, उनकी कब्रों की भी निशान मिट चुकी है। मगर जिन्होंने अवामी खिदमत की, मैं हैदराबाद जाता हूँ, नूर मोहम्मद हाई स्कूल देखता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ा ग्रेट आदमी था। जो लोगों की खिदमत करते हैं, या कराची में NLD यूनिवर्सिटी चले जाएँ, आप बोलते हैं ग्रेट आदमी था। ये इब्राहिम अली भाई ऑडिटरी स्कूल चले जाएँ,
जिन लोगों ने लोगों की खिदमत की वो सदियों ज़िंदा रहेंगे, और जिन लोगों ने अपनी खिदमत की, फैमिली की खिदमत की, अरबों खरबों कमा लिया, आज उनके बच्चे भी उनका नाम नहीं लेते हैं। तो ये एक पैगाम है मेरे तरफ से। आप 2-3 बार जेल भी गए, आखिरी बार आपको अदलिया ने 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया, तो बाद में जो आपने माफ़ी ली उस पर आपको शर्मिंदगी अफसोस है, या बस सियासी तौर पे माफ़ी ले ली कि बस मैं जान छोड़ाऊँ? नहीं, मैंने माफ़ी तो नहीं ली। अदलिया से तो आपको नहीं? नहीं, माफ़ी नहीं ली मैंने तो केस अपना सदा भुगता है। लाइसेंस गया, फाइन हुआ, सेनेट गई 5 साल के लिए मेरे ऊपर वो था, क्या कहते हैं, पर आप अपनी उस बात पे कायम हैं? मैं कायम हूँ और मुझे फ़ख्र है उस बात पे। और कौन सा सच बोलेंगे इस मुल्क के अंदर जहाँ पे दोबारा आपको सज़ा दिलवाई जाए? एक दिन जान चली जा सकती है आपकी, मगर जहाँ हमेशा आपको ज़िंदा रहना करोड़ों साल अल्लाह के हुजूर, बार बार हमारे दीन में कहा गया सच बोलो। और एक बात और कहा गया, आपको पता है, अरे तल लजी यकज़्ज़बु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउमुल यतीम वला युहिब्बु अला तामील मिस्कीन। अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुमने अपने मिस्कीनों को यतीम, कहते हैं उनके माल ना खाओ। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों के माल ना खाओ। पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो यतीम भी हैं, मिस्कीन भी हैं, मोहताज भी हैं, और जो लोग उनके माल खा रहे हैं ना, उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर आपने यतीम की बात की, तो बहुत सारे सियासतदान जो पार्टियों के अंदर वफादार, मुखलिस, मगर वो आज सियासी यतीम अपनी पार्टियों के अंदर बनते जा रहे हैं। आपकी पार्टी समेत बहुत सारे लोग सियासी यतीम अपनी पार्टियों में क्यों? उनका ज़मीर तो मुतमईन है ना, ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। आप खुद से अपनी शक्ल देख सकें, आप खुद को इज्जत कर सकें। आप अपनी इज्जत करने ही नहीं जानते अगर आप करप्ट हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। और मैं सिर्फ सियासतदानों की नहीं, अफसरशाही को ही बोलना चाहता हूँ। तारीख उठा के देखो यार, वो आज कहाँ हैं जो लोग ज़मीन पे फ़िरौन बन के करते थे किसी भी शोबा ज़िंदगी। अभी मैं देखता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं नए नए, वो अपने साथ एक पट्टे वाला रखते हैं छतरी लेकर के। भाई आपको इसलिए हमने असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बनाया, ब्रिटिश राज नहीं है, आप सर्वेंट हैं। इसी तरह मैं कस्टम में जब देखता हूँ, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में देखता हूँ, इसी तरह किसी भी शोबे में देखता हूँ, वो कहता बाबा हल हल इन्हें के चोस बाबा हम साहब बिजिया। भाई कौन से साहब हो तुमको तनख्वाह देते हैं यार हम। ये जहन में एक बीमारी है। अच्छा, 2 चीज़ें हमारी यहाँ, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी गाड़ी, या फिर इंग्लिश बोले आप। डू यू नो व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? मैं एज ए वकील आपको बताऊँ, एक बार एक कोर्ट में मैं गया और कई जगह पे जाता हूँ, एक ADC मुझे मिला दादू में, तो उसने सबको पूछा, वो सलाहकार न्याल आश्रम की तरह, मैं चारपाई पर लगा हुआ था ऐसे ही लिए में, बार बार उसने पूछा, लोगों से कहा ये नहीं हो सकता है, मजाक कर रहे हो। मैंने कहा यस मिस्टर ADC, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, हियर आई एम द एडवाइजर। ओके सर, ओके ओके ओके। द मोमेंट यू change your accent in English, they realize that you are the master. Language is not the master of any society or community. ये बात भी मैं अपने अफसरान को बताना चाहता हूँ। आप उससे अगर सिंध में रहते हैं सिंधी ज़बान में बात करें, आप पंजाब में रहते हैं पंजाबी में बात करें, बलूचिस्तान में रहते हैं बलोची में बात करें, KP में रहते हैं अगर आपको पश्तो आती पश्तो में बात करें, वो आपका वही तो मास्टर है, इस मुल्क का मालिक है यार। आम पाकिस्तानी जो मजदूर हो या देहाती किसान हो या आम आदमी हो, द मोमेंट यू अप्लाई इंग्लिश लैंग्वेज या मॉडर्न, यू बिकेम ए फ़िरौन नहीं बनना चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं कि जो ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर या सियासत के अंदर या बहुत सारे दीगर इदारों के अंदर अदलिया समेत जितनी भी आप आवाज़ उठा रहे हैं, फ़रौनियत आती जा रही है बहुत ज़्यादा, और साथ साथ आपने जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो आपका अंदर का गुस्सा था या कोई और कोई वजह थी जिस पे आपने आवाज़ माशरे में जो अंदर में जो देखें आप, जब मैं अल्लाह से कुछ मांगता हूँ और फिर अल्लाह ज़मीन पे खुद नहीं, अल्लाह अपने सिस्टम दिया अल्लाह ने। आप जब अदालत में कोई साहिल जज के आगे जाता है, मैंने सिंध हाई कोर्ट में कई बार देखा, हमारे कई जज, अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रिटायर्ड हो गए, कुछ है भी याद। आप साहिल जिस बेचारे को इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है, आप उससे कहते हैं बाबा इंग्लिश में बात करते हैं। मेहरबानी किया करें, लोगों को झाड़ा मत करें, वो आपसे इंसाफ लेने आए हैं, उनसे नरमी से बात करें, उनको बैठा के इंतज़ार ना करवाएं। नहीं मालूम कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, वो औरतें आती हैं। आपको सियासत में 40 साल से ज़ायद अरसा, 50 साल के करीब हो चुका, क्या अब तक आप सियासत से मायूस हैं या सियासत से कोई आपको उम्मीद है कि इस मुल्क के अंदर जो बेहतरी होनी चाहिए वो दिन ब दिन मुल्क पीछे होता जा रहा है, मसाइल का शिकार आवाम दुलदुल में फंसती हुई
आपकी ये बात जाती जा रही है, तो आप सियासत से खुश है या मायूस है? आपकी ये बात ठीक है कि हम दलदल में फंस रहे हैं, मगर मैं बहुत मायूस हूँ पाकिस्तान की आवाम से। सियासतदानों से नहीं, आवाम से? आवाम से सबसे ज़्यादा मायूस हूँ। इस मुल्क के आवाम, ट्रैफिक आप रोड पे चले जाए, मोटरसाइकिल वाला इतनी जल्दी में होता है, रिक्शा वाला ऐसे उड़ा रहा होता है, हर दुकानदार अपने फुटपाथ को कब्जा कर लेता है, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं होती। मैं नॉर्थ हैदराबाद गया, वहाँ पे 600 गज का जो मकान है ना, उससे भी आगे जगह घेरा हुआ कि जी मैं यहाँ पे 2 बेंच रखूँगा। हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट का बड़ा कल्चर हो गया। जिनके माइंड में, जहन में किसी की चीज़ पे कब्जा करना हो ना, तो वो हर जगह पे 2 नंबरी करते हैं। आप ये भी नहीं कहेंगे कि सियासतदान ही हर इक़्तिदार पे कब्जे के लिए आता है, आवाम के लिए नहीं आवाम आता? वोट देती है ना, आवाम क्यों नहीं एहतसाब करती उस सियासतदान का जो करप्ट आवाम है? को तो ख्वाब दिखाए जाते हैं। नहीं, ख्वाब क्यों देखते हैं? आज के दौर में, जदीद दौर में भी अगर आप ख्वाब देखें, आवाम आज भी ख्वाब देखती है, नहीं, ख्वाब उसको नहीं बड़े देख बड़े रहा, हकीकत की चीज़ें दुनिया में दिखाते रहना हैं, चाहिए। बड़े बड़े नारे लगाते हैं। हर दौर में सबने नारा देखिए, मारा। मैं आपको बताऊं, ये जो ख्वाब दिखाया जाता है ना कि ओवरनाइट रिच, वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमीद साहब कि जो सुकून और जो मज़ा आपके हक हलाल की कमाई में और आराम की ज़िंदगी में, वो बेसुकूनी है बहुत ज़्यादा हराम की कमाई में और बहुत ज़्यादा दौलत में। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त करप्शन, बदनवानी, माल सिस्टम जो है, क्या उसको ठीक करने के लिए सियासतदानी करेगी? जैसे आपने कहा आवाम ठीक करेगी, क्या आपको उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर जल्दी कोई बेहतरी आएगी? नहीं तो इसी तरह लॉलीपॉप खिला के, दिखा के, हमें वहीं वर्गला के सियासत के नाम पे अपनी जेबें भर के सियासत की जाएगी, आवाम वहीं की वहीं खड़ा रहेगा। मैं आने वाली नौजवान नस्ल से बड़ा पुरुमीद हूँ, और बड़े क्लियर माइंडेड हैं, और वो बिल्कुल मुनाफकत नहीं करते हैं, राइट एंड लेफ्ट का तमीज़ रखते हैं। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर 3-4 इलेक्शन फ्री एंड फेयर और मुतवातिर होते रहें, और ख़ास करके लोकल बॉडीज़ में मेरी पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडी इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर एनी डेमोक्रेटिक और एनी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट और एरिया और रीजन। लोकल बॉडीज़ आप करने दें, उनको फैसला करने दें अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने मुस्तकबिल का, कि उसको रोड चाहिए, नाला चाहिए, पार्क चाहिए, हस्पताल चाहिए। दे शुड डिसाइड देयर ओन फेट। तो मुझे उम्मीद है, मायूसी नहीं होना चाहिए, मायूसी गुनाह है। जो आने वाली नस्लें, शायद हम इतने कामयाब नहीं हुए, बल्कि काफ़ी हद तक हमारे साथ के जो नस्ल के लोग थे उन्होंने परगंदा किया सियासत को, मगर आने वाले जो बच्चे हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और वो क्लियर माइंडेड हैं। तो मैं समझता हूँ रास्ता एक ही है। बादशाह से तो नहीं आपको मिलेगा कुछ, आमरीत से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इसी रास्ते पे चलना है, फैसला ठीक करना है आपने। अगर आपने फैसला ठीक कर लिया आने वाले, और मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ आपके तवज्जो से नौजवानों को, 2047 में पाकिस्तान का 100 साल का जन्म होगा। पाकिस्तान ने जन्म लिया, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, हमने जन्म लिया ब्रिटिश इंडिया से। उसकी तैयारी आज से करनी चाहिए आपको। 2047 100 ईयर्स हम फिर बता सके कि ये कराची शहर 100 साल में हम कहाँ ले गए। हमने ठीक आज़ादी ली थी, हम आज़ादी लेके हेल्थ में, साइंस में, इकोनॉमी में, कल्चर में, माशरत में, ईमानदारी में हमने प्रोग्रेस किया। आप और हम शायद उस वक्त इतने अहल ने अगर ज़िंदा भी हुए तो, मगर ये जो आज बच्चे 20 साल, 25 साल, 30 साल के, दे विल बी द मास्टर ऑफ दैट टाइम। इनको आज से प्लान करना। और मैं आपके तवज्जो से जो दोनों सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत है उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक टास्क दें आज पाकिस्तान के नौजवानों को कि सिंध 2047 में कैसा होना चाहिए, कराची कैसा पोर्ट होना चाहिए, हैदराबाद कैसा, सक्कर कैसा, मीरपुर खास, लारकाना, ईच एंड एवरी सेक्टर, इवन ठट्ठा भी बड़ा हमारा नज़रअंदाज हुआ। उसकी शायद वजह यह है कि कराची के साए तले ये रहा है, तो ये शहर एक ज़माने में कैपिटल था सिंध का। तो मैं ये समझता हूँ कि पुरुमीद रहना चाहिए। और हाँ, थोड़ा बहुत वक्त है, सख्त मुल्क को छोड़ के मत जाओ, रूखी सूखी खा लो। इस मुल्क में ही आपका मुस्तकबिल है, इस मुल्क के आप ग्रेड 1 के सिटीज़न हैं, इस मुल्क के आप वज़ीर आज़म बनेंगे, आप सदर बनेंगे। आज जो लोग हैं कल वो नहीं होंगे, आप होंगे सदर, आप होंगे वज़ीर आज़म। आने वाले 5 साल के लिए सियासत के अंदर हम विरासत की सियासत ही करने जा रहे हैं, कोई नई सियासत होगी? नई सियासत आएगी, अगले 5 साल के बाद नई सियासत आएगी, और ज़रूर आएगी। और सियासत आएगी इश्यूज़ के ऊपर, मैनिफेस्टो के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, योर कमिटमेंट के ऊपर। अब बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। मेहरबानी निहाल भाई। हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी मौजूद थे।
बहुत सारी खरी बातें उनके साथ हमने की, उनकी ज़िंदगी का सियासी सफ़र, ज़िंदगी की मुश्किलातें और सियासत के अंदर जो आजकल तिजारत चल रही है, सिस्टम चल रहा है, सियासत के अंदर जो दुकान चल रही है, उस पर भी खुल के हमने बात की है। अदलिया के अंदर एक कानूनदान खुद भी हैं, अदलिया के ऊपर उंगली भी उठाई और माफ़ी तक नहीं मांगी और सज़ा भी काटी, और पार्टी के अंदर भी अताब का शिकार है या नहीं, वो अंदर उनकी सियासी जमात का अपना खुफिया एजेंडा भी हो सकता है या नज़र आने वाला एजेंडा भी हो सकता है। कोई भी पार्टी अपने मफाद के लिए हमेशा जीती है और सियासी कारकुन, सियासी लीडर हमेशा ईंधन बनते हैं। तो कौन उसका ईंधन बनता है, नहीं बनता, इस पे भी आज हमने खुलकर काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।